अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के नामवर बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद जावेद चौधरी साहब। उन्होंने एक कॉलम लिखा है बांग्लादेश के ऊपर। जी हां, बहुत ही बढ़िया कॉलम है और मैं चाह रहा हूं इस आर्टिकल को जूं का तूं जैसा उन्होंने लिखा है वैसे का वैसे ही आपके साथ शेयर करूं, बयान करूं। और ये कॉलम जो उन्होंने लिखा है व्यूअर्स, ये आर्टिकल बहुत ही शानदार है और इस आर्टिकल में बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने बातें भी बताई हैं और तकाबुली जायजा भी लिया गया है। ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है व्यूअर्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें और आपको तारीख़ के औराक से कुछ चीज़ें मिलेंगी, तारीख़ी वाक़यात भी मिलेंगे। और नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और मैं ये कॉलम आपको पढ़कर सुनाने लगा हूँ और बढ़ते हैं जी इस आर्टिकल की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया कर। व्यूअर्स, जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, 3 नस्लों से कारोबारी हैं, कराची में बिजनेस करते हैं। वालिद अहमदाबाद गुजरात के छोटे से गांव में दुकान चलाते थे। खानदान पाकिस्तान बनने के बाद कराची आ गया। वालिद कारोबार के सिलसिले में चिटागोंग गए, मशरकी पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाना शुरू की और ये 17 फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। 1971 में फसादात शुरू हो गए। ये लोग जान बचाकर भागे और लाशें फैलाकर वापस कराची आ पहुंचे। नए सिरे से काम शुरू किया और एक बार फिर कदमों पर खड़े हो गए। ये अब मुल्क के चंद बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होते हैं और 4 अरब रुपए सालाना टैक्स भी देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये चंद दिन कबल मेरे पास तशरीफ लाए, जावेद चौधरी साहब के पास आए और गुफ्तगू के दौरान बांग्लादेश का तज़किरा शुरू हुआ तो मुझे पहली मरतबा पता चला ये साल में 3-4 मरतबा बांग्लादेश जाते हैं। मैंने वजह पूछी, ये मुस्करा कर बोले मेरा एक भाई और वालिदा दोनों चिटागोंग में रहते हैं। मैं हैरान हो गया। ये बोले हम चिटागोंग में सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप है। बांग्लादेश बनने के बाद हमारा सब कुछ मशरकी पाकिस्तान में रह गया था। बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने मेरे वालिद को ढाका बुलवाया और दोबारा काम शुरू करने की दरख्वास्त भी की। हमारे वालिद इनकार ना कर सके, चुनाचे हमने वहां थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दिया। आज भी मेरी वालिदा और एक भाई चिटागोंग में है। मैं इनसे मिलने जाता रहता हूं। मैंने इनसे पूछा आपको 1970 और आज के चिटागोंग में क्या फर्क महसूस होता है। ये हंसकर बोले हम इस जमाने में शहर की सड़कों पर क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन आज जब मैं सुबह सवेरे एयरपोर्ट के लिए निकलता हूं तो मीलों तक सर ही सर होते हैं और ड्राइवर 10 मिनट का सफर 3 घंटों में तय करता है। मैंने पूछा क्या यह फर्क आबादी की वजह से है, पॉपुलेशन की वजह से है। वो हंसकर बोले हरगिज नहीं। चिटागोंग में दरअसल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। इसमें 180 इंटरनेशनल फैक्ट्रियां हैं। ये तमाम लोग काम के लिए सुबह वहां जाते हैं। चुनाचे सड़कों पर इंसानों का एक सैलाब नाजरीन दिखाई देता है और इस सैलाब का 90% औरतों पर मुश्तमिल होता है, ख़वातीन पर होता है। बांग्लादेश का नाजरीन असल कमाल ख़वातीन है। इन लोगों ने ख़वातीन को कारआमद बना दिया, चुनाचे मुल्क तरक्की कर रहा है। आप वहां किसी तरफ निकल जाएं, आपको वहां औरतें काम करती दिखाई देंगी। चुनाचे मैं जब भी चिटागोंग जाता हूं मुझे यह फ़र्क हैरान कर देता है। चौधरी साहब को ये बता रहे हैं और मेरे दोस्त ठीक फरमा रहे थे कि बंगालियों ने 1971 के बाद खवातीन को एक्टिव लाइफ में शामिल करना शुरू कर दिया था। ग्रामीण बैंक और ब्राक जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने मर्दों की बजाय औरतों को कर्जे देना नाजरीन शुरू कर दिए और यूं खवातीन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मर्दों से आगे निकलती चली गई। यहां तक कि आज 82% जो जवान बंगाली खवातीन काम करती हैं। आप बांग्लादेश की किसी भी मंडी, शॉपिंग सेंटर, ऑफिस या फिर फैक्ट्री में चले जाएं, आपको वहां हर तरफ खवातीन ही नजर आएंगी, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 1% खवातीन वर्किंग वीमेन है। ये बांग्लादेश के इकोनॉमिक नाज़रीन इकराम मॉडल का
पहला हिस्सा हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी बताएं कि आप अब इस मॉडल का दूसरा और तीसरा हिस्सा भी देखिए। 1971 तक बांग्लादेश की मईशत इंपोर्ट बेस्ड थी, खाने का सामान तक बाहर से आता था। मशरकी पाकिस्तान में नाजरीन बाथरूम भी मगरबी पाकिस्तान बनवाता था, लेकिन बांग्लादेश ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मईशत को इंपोर्ट से एक्सपोर्ट में तब्दील कर दिया। विवर्स, बांग्लादेश हुकूमत ने 2011 में ऐलान किया था हमने 50वीं सालगिरह तक 2021 जो अब चल रहा है $50 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का टारगेट अचीव करना है, और ये इस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। और इसका नाज़रीन कराम जीडीपी $348 बिलियन हो चुका है और ग्रोथ 7.9% है। ये इस लिहाज से दुनिया की 39वीं मईशत बन चुका है। इसके मुकाबले में हमारी ग्रोथ मनफी 0.4 हो चुकी है, और जबकि जीडीपी $280 बिलियन है और हम 22 करोड़ लोग सिर्फ $20 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करते हैं। आप ये हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए कि बांग्लादेश में कॉटन पैदा नहीं होती, लेकिन ये कपास इंपोर्ट करके $20 बिलियन का तैयार कपड़ा, $19 बिलियन का धागा और $1.25 बिलियन के जूते और $1 बिलियन की कॉटन एसेसरीज एक्सपोर्ट करता है, जबकि कागज और गर्म कपड़े की एक्सपोर्ट $603 मिलियन है। मछली $532 मिलियन, चमड़ा $368 मिलियन, टोपियां $332 मिलियन, खालें $140 मिलियन और प्लास्टिक की मसनूआत की एक्सपोर्ट $113 मिलियन है। यह बड़ी तेजी से दुनिया के 10 बड़े एक्सपोर्टर्स की लिस्ट की तरफ भी बढ़ रहा है, और बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी नाजरीन $39 बिलियन हैं, जबकि हमारे रिजर्व्स $19 बिलियन हैं। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है। 1971 में पाकिस्तान के ₹1 के 4 टके आया करते थे। आज 1 टका पाकिस्तान के ₹2.5 के बराबर है। आज भारतीय और बांग्लादेशी करेंसी बराबर हो चुकी है नाजरीन। और आप ये भी जहन में रखें, बांग्लादेश ने ये सारी मईशत खुद कमाई है। इसमें कोई कोलेशन सपोर्ट फंड वार ऑन टेरर अफगान जिहाद के पैसे शामिल नहीं हैं। ये उनके हाथों की कमाई है, जबकि हम अमेरिका, अरबों और चीन के सबसे बड़े जंगी सपोर्टर होने के बावजूद कासा गदाई लेकर गली गली फिर रहे हैं। ये बंगाली है कौन है? क्या ये वही लोग नहीं हैं हम जिनके साथ हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते थे? ये वही लोग तो नहीं है क्या जिन्हें हम छोटे कद वाले, तंग छातियों और काली रंगत की वजह से फौज और पुलिस में भर्ती नहीं किया करते थे? हम जिन्हें वेटर्स और खानसामों से ऊपर स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं थे? हम जिन्हें नाज़रीन इकराम, बहुत ही अहम बात है, कंट्रोल करने के लिए मगरबी पाकिस्तान से मेजर जनरल और चीफ सेक्रेटरी भिजवा दिया करते थे, और वो वासराय बनकर पूरे के पूरे मशरकी पाकिस्तान को कंट्रोल करते थे। हम जिनके बारे में ये कहते थे कि बंगालियों को बाथरूम्स और टॉयलेट्स की कोई जरूरत नहीं, ये सरकुंडों के पीछे बैठकर सब कुछ कर लेते हैं। हम जिनके लीडरों को धोती वाले भी कहा करते थे और उन्हें उठाकर जेलों में नाजरीन फेंक दिया करते थे। नाजरीन इकराम, हम 1971 तक उनके बारे में क्या कुछ कहा करते थे, ये हमसे अलग रहकर 1 साल नहीं गुजार सकेंगे और ये रोते हुए हमारे पास चले आएंगे। लेकिन नाज़रीन, आज 50 साल बाद बांग्लादेशी कहां हैं और हम कहां हैं? हम बहादुर, दानश्वर, चालाक और खूबसूरत होने के बावजूद नीचे से नीचे जा रहे हैं, जबकि बांग्लादेशी जिसको कहते थे कि ये बदसूरत हैं, बेवकूफ़ हैं, नालायक हैं, बुज़दिल हैं, ये हमारी अशराफिया कहा करती थी। मेरी राय बंगालियों के बारे में, बांग्लादेश के बारे में बिल्कुल ये नहीं है, मुख्तलिफ है। उसके बावजूद तरक्की पर तरक्की करते जा रहा है। तरक्की की मनाजिल को आज बांग्लादेश छू रहा है। बांग्लादेश की आबादी 1971 में 6.5 करोड़ थी नाज़रीन, और हम 6 करोड़ थे, लेकिन आज ये 16.5 करोड़ हैं और हम 22 करोड़ हैं। यानी बंगालियों ने अपनी आबादी तक कंट्रोल कर ली और हम अपनी आबादी पर भी काबू नहीं पा सके। हम धड़ाधड़ फैलते जा रहे हैं और हमारी शरह खानगी 73 साल बाद 60% और बांग्लादेश की 50 साल में 74% हो गई, और हम आज भी माशाल्लाह के खौफ के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ
جمہوریت کی جڑیں مضبوط ناظرین ہو رہی ہیں۔ اور آپ المیہ پر المیہ دیکھیں کہ کراچی کے وہ بزنس مین اور صنعت کار جو 1971 میں جان بچا کر مغربی پاکستان آئے تھے، وہ اب بنگلہ دیش میں فیکٹریاں لگا رہے ہیں۔ یہ لوگ آج کے پاکستان سے بھاگ کر سابق پاکستان میں پناہ لے رہے ہیں۔ یہ عدل و انصاف میں بھی ہم سے آگے ہیں، ان کے ٹیکس کلیکشن بھی ہم سے بہتر، اور سیاحت، ٹورزم، یہ جرائم میں بھی ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ وہاں ہمارے مقابلے میں مذہبی رواداری بھی کہیں زیادہ، اور بنگلہ دیش عالمی سطح پر بھی ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے ناظرین۔ OIC ہمارے مقابلے میں ان کی بات زیادہ سنتی ہے، اور یورپی یونین اور اقوام متحدہ بھی ان کو ہم سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا آخر ہم میں کوئی نہ کوئی تو خامی ہوگی ناظرین؟ ہماری اپروچ، ہمارے ماڈل میں کوئی نہ کوئی تو خرابی تو ہوگی، جس کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اور کالے کلوٹے جن کو کہا کرتے تھے بنگلہ دیش کے لوگوں کو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے یہ 50 سال میں ہم سے آگے نکل گئے۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم کسی کونے میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ سوچ سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں؟ اگر وہ وقت اب بھی نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ خدا کے لیے سوچئے گا، دماغ کے اوپر وزن بڑھائیے گا۔ آخر بنگلہ دیش نے پاکستان کو پیچھے کیوں چھوڑا؟ ناظرین، رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہے؟ میں نے الفاظ کچھ سخت چنے ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ۔ آخر میں نے وہ آرٹیکل بھی آپ کے سامنے رکھا، جیسے جاوید چودھری صاحب نے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، چٹاگانگ کے اندر آج بھی ان کی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی جو کامیابی کا راز خواتین کو لانا ہے۔ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ ویورز، یہ رپورٹ جو میں نے، یہ آرٹیکل جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ نے اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ کیسا لگا یہ آرٹیکل، یہ رپورٹ جو میں آپ کے لیے بنا کر لے کر آیا ہوں، اس کے بارے میں آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔